हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस वाले सर्किट को ही सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड्स को स्टडी करेंगे। ओके, जिनको आज से कई सालों पहले जो है किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। ओके बच्चों, तो किरचॉफ ने जो है क्या किया, किरचॉफ ने दो लॉज बनाए और इन दो लॉज की हेल्प से जो है हम लोग कई प्रकार के सर्किट्स के अंदर जो है उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि किसी एक कम्प्लेक्स से सर्किट में आप जैसे अपने घरों के बाहर जाओ, ट्रांसफॉर्मर्स आप देखोगे, उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ वायर्स दिखता है आपको। ओके, उन कम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ वायर के अंदर क्या होता है कि उन वायर्स के अंदर जो है करंट किसी के अंदर कितना जा रहा है, किसी के अंदर कितना जा रहा है, तो वो निकालने के लिए किरचॉफ नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने जो है ये मेथड्स दो बनाए। ओके, तो किरचॉफ के दो लॉज हैं बच्चों, हम क्या करेंगे उन दोनों लॉज की हेल्प से जो है समझने की कोशिश करते हैं कैसे जो है हम लोग कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो किरचॉफ लॉज काम किस आते हैं। किरचॉफ लॉज जो है एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की भी हेल्प कर सकता है ये। दूसरा, ये किसी सर्किट के अंदर किसी एक खास पार्ट में से कितना करंट जा रहा है। जैसे आपके घर के अंदर बिजली तो आ रही है काफ़ी सारी, ओके, लेकिन आपके ड्राइंग रूम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और आपके बेडरूम में कितनी एनर्जी जा रही है, करंट जा रहा है, सॉरी। सो वो निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉज की हेल्प लेते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो किरचॉफ्स लॉ। ओके बच्चों, तो किरचॉफ्स लॉज के अंदर जो है किरचॉफ ने भाई साहब ने जो है हमारे दो लॉज दिए बच्चों। तो पहला किरचॉफ लूप लॉ, लूप लॉ को जोड़ देते हैं एक बार, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, KCL भी बोल देते हैं कुछ लोग इसे, करंट लॉ। तीन नाम है, किरचॉफ करंट लॉ भी बोल देते हैं कुछ लोग इसे, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ओके, तो जोन सा भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। ओके, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है बच्चों, KCL बोलते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, KCL। तो KCL क्या कहता है बच्चों, देखो कि बहुत सिंपल सी बात कहते हैं KCL कि कोई भी, ये मान लो एक जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पे जो आपकी वायर्स हैं, तारे हैं, वो आपस में जुड़ रही हैं। ओके, तो एक इधर से कोई वायर आ रही है, दूसरी इधर से वायर आ रही है, तीसरी इधर से वायर आ रही है। ओके, तो KCL बहुत ही साधारण सी बात ये कहता है कि क्या, कि जितना भी करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उतना ही करंट इस जंक्शन से जा रहा होगा। Okay, the amount of current getting towards the junction is equal to the amount of current going away from the junction। जितना करंट उसकी तरफ आया सारा का सारा उससे दूर चला जाएगा जंक्शन से। तो बहुत साधारण बात है किरचॉफ करंट लॉ के अंदर। ओके, लेकिन इस तरह से इसको लिखा नहीं जाता। इसकी जो प्योर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT वो ये है कि अब देखो क्या डेफिनेशन है, उसको पहले एक बार लिख लो फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन जो लिखने में आती है, दी एलजेब्रिक sum of currents at a junction is equal to 0। ओके, तो क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी जंक्शन के ऊपर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0 है। कैसे 0 हो गया सर, अभी तो आप बता रहे हो जितना आ रहा है उतना जा रहा है। ओके, इसको समझने के लिए कि कैसे 0 होता है, एक बार साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं पहले। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन साधारण सी इतनी सी बात ये कहता है कि क्या क्या कहता है साइन कन्वेंशन, जब भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, जब भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा तो उसको नेगेटिव लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, द करंट going away from junction is negative। ओके, सो क्या समझे इस बात को कि जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। अब समझो कि तीनों का जो जोड़ है, तीनों का जो सम है वो 0 कैसे हो रहा है, तो देखो कैसे। तो सबसे पहले I1
तो क्या कहता है KCL के I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब ये 0 कैसे हुआ? इस साइन कन्वेंशन को लगाओ ना भाई। कैसे कि देखो I1 और I2 ये दोनों नंबर्स कैसे हैं आपके? पॉजिटिव, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। I3 जो है वो कैसा नंबर है? एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव कितना है? अगर मैं इसकी सिर्फ मॉडुलस वैल्यू लूं तो I3 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? I1 प्लस I2 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको मैं नेगेटिव नंबर लूंगा। तो ये दोनों नंबर तो हो गए पॉजिटिव और ये नंबर हो गया नेगेटिव, इन दोनों का सम करके क्या आ गया मेरे पास? 0। तो किरचॉफ का करंट लो KCL क्या कहता है? समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द किरचॉफ करंट लो। बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना कि कभी भी ये 0 जो है जब भी आप लगा रहे हो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखना है। ओके, तो ये है आपका KCL, तो किरचॉफ करंट लो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई इसके रीजन क्या है, क्यों जो है जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट आगे की तरफ जा रहा है। ओके, द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, व्हाई इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसके पीछे कोई रीजन भी है ऐसे ही? ओके, तो बहुत ही साधारण सा रीजन है, सिंपल सा। इसके पीछे रीजन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाई KCL इज अप्लाइड। तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई पर सेकेंड करंट क्या है? करंट क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर जितना भी इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसी को तो करंट बोलेंगे ना हम लोग। तो अब इस देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका रीजन है KCL का। कैसे रीजन है? सुनो अब ध्यान से कि जब जितना भी चार्ज इससे आया, ओके, I1 वाली वायर में जितना चार्ज इधर से आया सारा का सारा ऐड हुआ और I3 में आगे बढ़ गया। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज एकदम से जंक्शन में गायब हो जाए। दैट इज वाई कि एक सेकंड में जितना चार्ज इधर से ऊपर वाली वायर से आ रहा है प्लस जितना चार्ज नीचे वाली वायर से आ रहा है वो दोनों ऐड होते हैं और आगे जंक्शन से निकल जाते हैं। दैट्स ऑल। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना भाई, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जितना चार्ज आ रहा था उतना ही चार्ज आगे गया है, वो ना तो बना है ना वो घटा है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द रीजन बिहाइंड द किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके बच्चों, तो ये था मेरा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको पॉज करके वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका एक न्यूमेरिकल कर देते हैं छोटा सा KCL का। तो ये देखते जाना आप बच्चों, बहुत ही इजी लो है, बहुत ही सिंपल लो है। ये देखो, ये एक हमने बना दिया जंक्शन। इसके ऊपर जैसे आपके घरों में आम जैसे तारें निकली होती हैं, ये इस तरह से हमने जंक्शन बना दिया। 3 वायर जा रही थी, 2 उससे बाहर जा रही हैं। ओके, तो लेट अस से कि ऊपर वाली वायर से जो है I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ रहा है, नीचे वाली वायर से I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ रहा है, इधर वाली वायर से I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से I4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर जा रहा है। इधर से कितना जाएगा? तो बताओ, I5 इज इक्वल टू व्हाट? तो कैसे निकालोगे बच्चों? द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। दैट्स ऑल। तो कितना करंट आ रहा है? 4 + 3 7 + 2 9 तो आ रहा है। जा कितना रहा है? 7। तो कितना बच गया? 2। तो I5 मस्ट बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, तो ये था मेरा KCL का एक छोटा सा एप्लीकेशन। ओके, एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसी का, इसी तरह से। तो ये मान लो आपके पास मैंने 4 वायर ऐसे जोड़ दी स्क्वायर शेप में। ओके, यहाँ से मैंने एक वायर दी, दूसरी, तीसरी और चौथी। इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से एग्जिट मार रहा है। तो इधर से करंट आया मेरा 3 एम्पियर, इधर से करंट आया मेरा 4 एम्पियर, इधर से करंट आया मेरा 7 एम्पियर। बताओ बच्चों इधर से कितना जाएगा? सवाल है। ओके, तो अब बोलो कितना जाएगा? अब देखो 3 जगह से आ रहा है, एग्जिट तो केवल एक ही जगह से मिल रही है ना भाई। ओके, 3 जगह से तो एंट्री मिल रही है, एग्जिट तो केवल यहीं से मिल रही है। तो जितना आएगा सारा का सारा इधर से निकल जाएगा ना भाई। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? इसको यूँ समझ लो कि ये कैनाल्स हैं आपकी, जैसे अपनी नहरें होती हैं। तो एक नहर यहाँ से आई, दूसरी यहाँ से, तीसरी नहर यहाँ से आई। इसका पानी जितना मर्जी डाइवर्ट हो जाए, एग्जिट तो उसको एक ही मिल रही है, तो सारा का सारा वहीं से तो निकलेगा, है ना। तो कितनी होगी वैल्यू? 7 + 3 10 + 4 14। तो यानी कि I4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 14 एम्पियर। ये क्या था लो? हमारा किरचॉफ करंट लो।
तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्या होता है KCL, कि द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, पहला तरीका लिखने का। दूसरा जो फॉर्मल तरीका लिखने का, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। जब आप सेकंड फॉर्मूले को यूज करते हो, सेकंड टेक्निक को यूज करते हो लिखने की, तब आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान होना चाहिए। क्या है साइन कन्वेंशन आपकी, के बोलो साथ साथ में, के साइन कन्वेंशन क्या है इस चीज की, जब भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उस टाइम पे पॉजिटिव लेना है करंट को, जब भी उससे दूर जा रहा होगा तो नेगेटिव लेना है। तो ये था आपका KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब बढ़ते हैं दूसरे हमारे काम के लॉ की तरफ, जो किरचॉफ भाई साहब ने दिया था हमारे, तो उसको पढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को, बढ़े हम आगे की तरफ ताकि, यस। तो ये है मेरा दूसरा लॉ, जिसको प्यार से लोग KVL या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। कुछ लोग इसी लॉ को, जैसे उसको जंक्शन लॉ बोलते थे, इसको लूप रूल भी बोल देते हैं। ओके, तो क्या है ये लूप रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर KVL, तो अभी समझ आ जाएगा क्या है। बड़ी सिंपल सी बात कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। ओके, तो देखते जाना कि ये रहा आपके पास एक छोटा सा सर्किट, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगी है। अब ये रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, ये कोई बल्ब हो सकता है, ये AC हो सकता है आपके घर का, ये फ़ैन हो सकता है जो कि हमारे कमरे में नहीं चल रहा आज, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ये फ़ैन हो सकता है आपका, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे, वो एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या करा, एक हमने सेल के साथ कर दिया अटैच, उसके आगे लगाया हमने एक छोटा सा स्विच, और ये कर दिया हमने अटैच। जब तक मैंने स्विच को ऑफ रखा तब तक तो मुझे कोई इशू नहीं था। जैसे ही मैंने इसको जो है ऑन करा, इस रेजिस्टेंस R से एक करंट फ्लो करने लग जाएगा बच्चों, I वैल्यू का। ओके, तो अब पहले मैं इन पॉइंट्स के नाम रख देता हूँ, A, B, C और D। ओके, तो क्या कहता है KVL बच्चों, KVL बड़ी साधारण सी बात कहता है, क्या कि अगर मैंने एक चार्ज को उठाओ और उस चार्ज को पूरा घुमा के वहीं पर लाके रख दो, ओके, तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप, एक चार्ज को उठाओ पूरा घुमाओ, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा विल बी इक्वल टू 0। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो नोट डाउन करो पहले डेफिनेशन, द पोटेंशियल ड्रॉप across a closed loop is equal to 0। अच्छा, क्यों होता है ऐसा, जवाब दो कि क्यों होता है भाई, सोचो इसको, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ मुझे कि वाई द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो पहले इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे बच्चे, अगर जिसको नहीं समझ आया वो अभी यहाँ देखेंगे क्यों होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज लूप 0। ओके, क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं बच्चों, वो कैसे फोर्सेज हैं, वो कंजर्व्ड फोर्सेज हैं। ओके, और किसी भी कंजर्व, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्व्ड फोर्स है, तो चाहे कोई भी कंजर्व्ड फोर्स हो, उस कंजर्व्ड फोर्स में आप क्या करो, एक पॉइंट से उठाओ, पूरा चक्कर घुमा के उसी जगह पर वापसी रख दो। ओके, योर वर्क डन विल बी 0। ओके, बोलते हैं ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो ए काइंड ऑफ कंजर्व्ड फोर्स। और कंजर्व्ड फोर्स में एक पॉइंट से उठाओ, जितने मर्जी चक्कर घुमा के उसको वहीं पर लाके रख दो, तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, क्योंकि वर्क डन V क्या होता है, V क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज ना, तो वर्क डन 0 हो गया तो V भी 0 हो गया, दैट्स ऑल। तो इसीलिए मैं एक जगह से उठाया चार्ज को, पूरा घुमा के उसी जगह पर लाके रख दिया, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, जिन्होंने इसका आंसर पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखा है वेरी गुड, नहीं लिख पाए तो अगली बार से ध्यान रखना, ये चीजें खुद करनी होती हैं, ट्राई रिमेंबर। ओके, तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वेरी गुड। सो अब स्टार्ट करते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हमें यूज कैसे करना है, कैसे निकाले कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था सर। तो देखो, सबसे पहली बात कि जब करंट और ये लूप, आप क्या करा,
ए से चले बी की तरफ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए से एक चार्ज को उठाया मैंने, पहले ए से बी ले गया, फिर बी से सी ले गया, फिर सी से डी ले गया और वापसी ए पे ला के रख दिया। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना बच्चों। तो अब देखते जाना 0 कैसे होगा वो। तो देखो सबसे पहली बात, कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, वो उसका काम सिंपल सा ये है, पोटेंशियल को ड्रॉप करने का होता है ना। तो इसने कितना पोटेंशियल का ड्रॉप करा आपका, ओके, तो इसने पोटेंशियल का ड्रॉप कर दिया आपके लिए I टाइम्स R का, है ना बच्चों। तो इसने I टाइम्स R का ड्रॉप करा। B से C चले, कोई रेजिस्टेंस नहीं है पूरे पार्ट में, भूल जाओ, इसका यूज नहीं। फिर चले C से D की तरफ। ओके, अब नेगेटिव टर्मिनल आया पहले, ओके, और पॉजिटिव टर्मिनल आया बाद में। लूप में जब मैं बढ़ रहा हूं आगे तो C से D की तरफ जा रहा हूं। ओके, C एक नेगेटिव टर्मिनल है, V एक पॉजिटिव टर्मिनल है। जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है कि आपका पोटेंशियल घट रहा है। ओके, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है या आपका पोटेंशियल घट रहा है। ओके, तो देखो, तो इस केस में जो है आपने क्या करा, IR माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने यूज करा है कि V इज इक्वल टू IR होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा V इज इक्वल टू IR, दैट्स ऑल। ओके, तो ये था। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे कि सर जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे जो है पोटेंशियल मेरा बढ़ रहा था तो आपने माइनस क्यों लिया। ओके, तो मैंने इसको माइनस इसलिए लिया कि मैंने साइन कन्वेंशन ही ऐसा बनाया है। तो देखो कैसे साइन कन्वेंशन कैसा बनाया मैंने, अगर देखो, अगर इस पे ड्रॉप हो रहा था तो मुझे यहां पे नेगेटिव लेना चाहिए था एक्चुअली। ओके, तो मैंने क्या करा, अगर इस पे ड्रॉप हो रहा था तो मैंने उसको नेगेटिव लेना चाहिए था, है ना। तो अगर क्योंकि घट रहा है, घटने वाले को माइनस लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको माइनस नहीं लिया, तो मतलब मैंने अपोजिट कर दिया साइंस अपने माइंड के अंदर। तो मैं अगर इसके ऊपर होने वाले ड्रॉप को IR ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, -3। ओके, तो दैट्स ऑल। यही मेरी एक छोटी सी इसके इसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है। आप किसी भी साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर हम किस साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम पे, वो ये है, तो साइन कन्वेंशन। तो देखते जाना, साइन कन्वेंशन आपकी बहुत हेल्प करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्रिएट आपके माइंड में। तो देखो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है। ओके, तो आप जब जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर से आपकी जब लूप जा रही है, ओके, अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर करंट और लूप, करंट भी इधर A टू B जा रहा है और लूप भी A टू B जा रही है। ओके, तो अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो तो आपको क्या ले लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव ले लेना है। ओके, कुछ बच्चे इसको नेगेटिव लेना पसंद करते हैं तो आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन हम जो यूज करेंगे अभी इस पूरे एनालिसिस में, हम इसको पॉजिटिव लेके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, तो जब मैं A टू B, जब अगर मेरा करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव आए, ओके, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप को भी पॉजिटिव मानूंगा उस टाइम पे। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे, तो इफ द लूप एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन पॉजिटिव। ये हम साइन कन्वेंशन जिसको चूज कर रहे हैं, ये हमारा चोजन साइन कन्वेंशन है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है आप इसी को चूज करो, आप अपनी मर्जी से इसको कह सकते हो कि सर नहीं मैं तो नेगेटिव लेना पसंद करूं, मैं कह लो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जब मैं अभी हमारी मर्जी से हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हो ना, तो जोन से भी साइन कन्वेंशन मैं चूज कर रहा हूं, आप सिर्फ एक को अपोजिट नहीं कर सकते, आपको या तो सभी को ही अपोजिट करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, अगर आप इसको पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हो तो अगले साइन कन्वेंशन को आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना बस, दैट्स ऑल। तो इफ द लूप एंड करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो करंट और लूप अगर एक ही डायरेक्शन में है तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा उस टाइम पे। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओके, लूप में चलते चलते आपके सामने एक सेल आया। ओके, और अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपके सामने आता है, ओके, तो देखो ये ऐसा भी तो हो सकता था ना भाई कि यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। आपके सामने हुआ कैसा, पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव पहले आया लूप में और पॉजिटिव बाद में। ओके, तो पॉइंट क्या है, तो लूप में चलते चलते अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसके EMF को या फिर उसके पोटेंशियल को आपको क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। ओके, तो नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो उसको नेगेटिव ले लो, दैट्स ऑल। तो क्या था, इफ लूप
direction, if in the loop direction, if in the loop direction we encounter the negative terminal of battery, slash cell, in that case we will take its potential as नेगेटिव। ओके, तो क्या बोला मैं कि अगर लूप में चलते चलते सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो उसको नेगेटिव वी माइनस वी लिख दूंगा। अगर लूप में चलते चलते सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो मैं सीधी सी बात है प्लस वी लिख दूंगा। ओके, तो ये हमारे हैं सिंपल से दो साइन कन्वेंशन, इनके वाइस वर्सास आर ऑल्सो ट्रू। तो जैसे मतलब मैं बोल रहा हूं कि इफ द लूप एंड आर करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव ले लूंगा। If the loop direction encounters the positive terminal of the battery first, in that case I will take its potential as positive। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर दी KVL। ओके, अब जो है आपको KVL अगर समझ आ गया है, ओके, तो सबसे पहले इसका रीजन और देख लेते हैं बच्चों। तो इसका रीजन क्या है? रीजन तो ऑफ कोर्स रीजन इज वेरी सिंपल, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के आपने एक चार्ज को उठाया पूरा घुमा के वहीं रख दिया तो एनर्जी कंजर्व्ड है, दैट इज वाई ये जीरो हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप आपका। तो रीजन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है पूरा लूप घूमने के बाद सेम रह रही है, वो डिसिपेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिसिपेट कर रही हो एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दो आपके सामने चीज़ें समझ आई, किरचॉफ की KCL और दूसरी KVL। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये सुनने में तो बहुत सिंपल सी चीज़ें लग रही हैं कि भाई सीधी सी बात है, तो आम आदमी को भी समझ आ जाए कि भाई किसी आप साधारण आदमी को ही बोलो जिसको थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो कि भाई एक दो वायर आप जोड़ो, एक से जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट दूसरी से एग्जिट करेगा। ओके, तो एक साधारण बच्चे को भी समझ आ जाएगी ये बात। अच्छा, एक पूरे चक्कर को घूमने में अब अगर आपको थोड़ी सी भी साइंस की नॉलेज है तो आप समझ सकते हो कि कंजर्व्ड फोर्स में वर्क डन जीरो होता है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो इनसे ऐसी क्या खास बात मुझे पता लगी जिनसे मैं अपने सर्किट को यूज कर सकता हूं, ओके, सर्किट को सोल्व कर सकता हूं। तो अभी थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाऊंगा, उसी से तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों ये जो है टेक्निक हमारी इतने काम आ सकती है। तो लेट अस स्टार्ट। तो अब हम किरचॉफ लॉ के इस न्यूमेरिकल को ट्राई करके देखते हैं बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप इस तरह के सर्किट को देखो तो इस तरह के सर्किट में आप सबसे पहले करंट का डिवीजन करो कि करंट किस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो जैसे ये हमारे पास AB है, मैं मान लेता हूं कि इस वाली वायर के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर से I2 करंट तो आगे चला गया और नीचे वायर में आ गया I3 अमाउंट ऑफ करंट। ओके, ये I2 करंट आगे जाता 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 नीचे इसके अंदर भी I2 आया, फिर क्योंकि जिस वायर के अंदर I2 एंटर कर रहा है सेम उस पूरी वायर के अंदर सेम ही करंट रहेगा, I2 चलेगा आगे, I2 चला गया आगे। ओके, इसी तरह से इसके अंदर भी I3 एंटर कर रहा था तो इससे एग्जिट भी I3 ही करेगा, तो ये I2 और I3 आपस में ऐड करके जो है I1 बना लेंगे और I1 इसके अंदर एंटर करता हुआ इसके थ्रू I1 होता हुआ और बैक I1 चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हमने करंट का डिवीजन कर लिया है पूरी वायर के अंदर जो है किस तरह से किस पार्ट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? KCL और KVL लगाते हैं और इस पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मुझे क्या करना है कि फाइंड द करंट इन ईच पार्ट ऑफ दिस सर्किट। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको KVL लगाने के लिए KVL की क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन थी KVL की? हमने देखा पिछले अभी पार्ट में कि the potential drop across a closed loop is equal to 0। ओके, तो इसके अंदर क्या कंडीशन है? मुझे क्लोज लूप को चूज भी तो करना पड़ेगा ना बच्चों, तो उस क्लोज लूप को मैं चूज कर लेता हूं। लेट अस से दिस इज माय क्लोज लूप, ये क्लोज लूप हमने चूज कर। ओके, तो दिस इज माय क्लोज लूप। तो यानी कि इस क्लोज लूप के लिए मुझे क्या करना है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाना। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं इस चीज को, फॉर लूप A B E
एफ ए, ओके, ABEFA इस लूप के लिए जो है अब मैं KVL लगाने वाला हूँ बच्चों। तो देखते हैं कैसे KVL लगेगा इस लूप के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो कि जब मैं A से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो मुझे बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। ओके, अभी हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा कि जब भी बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल पहले आया तो उसको माइनस में ले लो, उसकी वोल्टेज को -6 ले लिया। ओके, आगे बढ़े तो करंट और अब देखो रेजिस्टेंस के केस में मुझे क्या देखना है, करंट और लूप की डायरेक्शन देखनी है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव। तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस का लिया जाएगा, +2 टाइम्स I1। ओके, फिर बड़े लूप में नीचे की तरफ करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो +2 टाइम्स I3 आ गया बच्चों। बड़े आगे की तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो प्लस का 4 लिया गया। नीचे चले लेफ्ट साइड पे घूमे तो करंट और लूप की डायरेक्शन अब भी सेम है तो प्लस का 2 टाइम्स I1 आया। फिर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो प्लस का 2 लिया उसको। फिर ऊपर चढ़े, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो +2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 0। देखो कितने टर्म्स आई, जितनी एलिमेंट्स होता है उतने ही टर्म्स आते हैं। ओके, तो चेक कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 सात ही टर्म्स आ रही है आपके पास, तो आपने सही लिखा है। ओके, और दोबारा से एक बार चेक कर लो कैसे लिखा है इसको, कि जब भी नेगेटिव टर्मिनल आता है बैटरी का या सेल का तो उसको नेगेटिव ले जाता है। देखो जितने भी सेल्स हैं सबको देखो सबसे पहले लूप के अंदर माइनस, इसको मैंने -6 लिया है। ओके, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आया था पहले। आगे बढ़ा, इसका पॉजिटिव 4 लिया, प्लस का 4 लिया, देखो। ओके, फिर आगे बढ़ा तो पॉजिटिव टर्मिनल आया तो प्लस का 2 लिया। ओके, तो सारे सेल्स हमने उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिया। ओके, दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंसेस के केस में हम क्या लेते हैं, रेजिस्टेंसेस के केस में हम लेते हैं किस तरह से, हमारा करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ओके, तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 2I1, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 2I3, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 2I1, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 2I1। तो देखो 2I1 2I3 2I1 2I1। ओके, तो सभी जगह हमने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्मुलेशन में हम बढ़े हैं। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। 4 + 2 6 हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए। ओके, बचा क्या 2I1 एंड 2I1, यानी कि 6 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो I1 इज इक्वल टू माइनस का I3/3 आ गया। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, I1 इज इक्वल टू माइनस का I3/3। ये मैंने लूप नंबर फर्स्ट के लिए यानी कि ABEFA लूप के लिए निकाला। ओके, अब कोई भी सेकंड लूप हम लोग चूज कर लेते हैं, तो मैं इसी लूप को चूज कर लेते हैं। इधर से छोटी एक लूप है हमारे पास, तो कोई सी भी आप अपनी मर्जी के अनुसार लूप को चूज कर सकते हो। तो मैं मान लो इस लूप को इधर से चूज करता हूँ, CB, ये इस तरह से जाता है। ओके, तो ये मेरे लूप की डायरेक्शन है, तो इस तरह से। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस लूप के लिए जो है KVL लगाते हैं। फॉर लूप CBEDC, इस लूप के लिए जो है हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, जब मैं C से B की तरफ जा रहा हूं तो करंट और लूप की डायरेक्शन देखो अपोजिट आ रही है इस बार, तो माइनस का 2I2। ओके, फिर नीचे बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो गई तो 2I3। ओके, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का तो प्लस का 4। फिर बड़े आगे की तरफ करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस का 2 टाइम्स I2 आ गया बच्चों। ओके, फिर बड़े ऊपर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल आया बैटरी का तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोबारा से टर्म्स को चेक करो एक बार, कैसे कि सबसे पहले जब हम C से B की तरफ गए तो करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस का 2I2 लिखा हमने। ओके, फिर नीचे की तरफ गए, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 2 टाइम्स I3 लिखा हमने, 2 टाइम्स I3 आ गया बच्चों। ओके, आगे बढ़े तो पहले आया मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस का 4 लिखा गया। ओके, फिर करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होगी, 2 टाइम्स I2 माइनस का -2I2 हो गया। ओके, फिर बढ़े ऊपर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस का 2 ले लिया। ओके, तो इस तरह से हम जो है क्या कर रहे हैं, KVL को इस पे लगा रहे हैं। ओके, अब जहां पर हमारा इसको सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को पहले।
-2i2 तो माइनस का 4 टाइम्स i2, ओके 2i3 प्लस 2i3 हो गया, 4 माइनस 2 यानी के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा इक्वेशन के अंदर, माइनस का 2 टाइम्स i2 प्लस i3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके। अब अपर इक्वेशन से i3 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं और इसमें पुट कर सकता हूं, ओके। अपर इक्वेशन से i3 की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो क्या आ जाएगी अपर इक्वेशन से i3 की वैल्यू -3 टाइम्स i1, ओके। इसको अगर मैं देखूं तो i3 इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स i1 है, ओके। तो या तो ऐसे कर लो, नहीं तो एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो ना एक हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन क्या है, i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3 है भाई, ओके। थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज ड्यू टू KCL i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3, ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, ओके। तो इस इक्वेशन से i2 निकाल लेते हैं और सबसे पहले इसमें i2 पुट कर देते हैं, ओके। तो i2 इज इक्वल टू i1 माइनस i3 आ रहा है, ओके। दिस इज माय, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, पुटिंग 3 इन 2, ओके। i2 इज इक्वल टू i1 माइनस i3 मैंने कर दिया पुट उठा के, तो माइनस का 2 टाइम्स i1 माइनस i3 प्लस i3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो इसको सोल्व कर लो आप इस इक्वेशन को, -2i1 प्लस 2i3 प्लस i3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3i3 माइनस 2i1 प्लस 3i3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब ऊपर की इक्वेशन से i1 निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास i3 सिंपली सोल्व हो जाएगा, ओके। तो सोल्व करते हैं इसके लिए, तो ये आ गया मेरे पास क्या, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। -2 टाइम्स i1 की जगह हमने माइनस का i3 बाई 3 पुट कर दिया, प्लस 3 टाइम्स i3 पुट करा गया इज इक्वल टू -1, ओके। तो अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन रही है, तो 2 टाइम्स i3 बाई 3 प्लस 3 टाइम्स i3 इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू, अब मैं नीचे इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 2i3 प्लस 9i3 इज इक्वल टू -1, इसको सोल्व करा हमने तो i3 इज इक्वल टू माइनस का 3 बाय 11 9 to 11 एम्पियर आ गया, ओके। i3 इज इक्वल टू -3/11, तो हमारे पास i3 की वैल्यू क्या आ गई, जो ये नीचे जा रहा है i3 की वैल्यू -3/11 आ रही है, ओके। तो सवाल ये है कि सर ये -3/11 का मतलब क्या है, ओके। तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव होने का मतलब ये है सिंपली बेटा कि जो भी मैं करंट की डायरेक्शन सोच रहा हूं, ओके, एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्चुअल में जो मैंने सोचा है कि ये करंट जो है 4 वोल्ट के एंटर कर रहा होगा, नहीं, एक्चुअल में करंट जो है इससे पता लग रहा है मुझे कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो ये है इसका मीनिंग, दैट्स ऑल। इसके अलावा और इसको कुछ आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दैट्स ऑल, ओके। तो i3 आ गया आपके पास, i3 से आप i1 निकाल सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके, तो दैट मींस i1 इज इक्वल टू माइनस का i3 बाय 3 था, ओके। i3 की वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/11 एम्पियर आ गई, i1 इज इक्वल टू 1/11 एम्पियर आ गई, ओके। अब i1 आ चुका है, i3 आ चुका है, आपको i2 निकालना है बच्चों, निकाल सकते हो। i2 की वैल्यू कितनी आ रही है, i1 माइनस i3 है, ओके। तो i2 इज इक्वल टू i1 माइनस i3 यानी कि 1/11 माइनस 3/11, दैट मीन्स 1 प्लस 3 यानी कि 4/11 एम्पियर, ओके। तो i2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4/11 एम्पियर के इक्वल, ओके। तो इस तरह से आप ACL की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट के अंदर करंट निकाल सकते हैं, ओके। तो आप अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि AF के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप मुझे बताओगे सर I1 जितना यानी कि 1/11 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि EF की वैल्यू कितनी है, EF के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगेन I1 ही फ्लो कर रहा है, ओके। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको समझ सकते हैं, दैट्स ऑल, ओके। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं,
तो लेट अस स्टार्ट। मैं इसको रब कर दूं एक बार, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो किरचॉफ लॉज की सेकंड एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज हम लोग एक सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपके सामने एक रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क लगा हुआ है। ओके, तो इसके यूज़ करके आपको क्या निकालना है, किरचॉफ लॉज को यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड जी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो इसके लिए आपको जो है ना केवल केसीएल केवीएल से काम नहीं चलेगा, आपको जो है ना थोड़ा बहुत सिमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए सर्किट की। ओके, तो उसी के बेसिस पे आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी हैव दीज 12 रेजिस्टेंसेज, जिनको हमने क्या करा है, जोड़ दिया है किस तरह से, एक स्क्वायर शेप्ड नेटवर्क में। ओके, और ए और जी के बीच में मुझे जो है क्या करना है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मैं उनके बीच में एक अपनी इमेजिनरी सेल या फिर बैटरी लगा दूंगा। ओके, तो मैंने क्या करा, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक मैंने एक अपनी तरफ से एक सेल लगा दिया। ओके, ये एक बैटरी लगा दी मैंने अपनी तरफ से। जब तक सर्किट जो है ऑफ है मेरा स्विच, तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन करा तब क्या होना चाहिए, इससे कुछ करंट फ्लो करना चाहिए। ओके, अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, इस बार मैं आई अज्यूम नहीं कर रहा हूं करंट को, मैं अज्यूम कर रहा हूं करंट जो है 3I जा रहा है। ओके, क्यों 3I अज्यूम करा, क्योंकि पहले ही जंक्शन पे जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने उसको 3I करंट को जाने वाला अज्यूम कर लिया। ओके, अब ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सर्किट मुझे दिख रहा है कि देखो हर जगह पर सर्किट एक सिमेट्री दिख रही है, तो जितना करंट इसमें जा रहा है सेम करंट इसमें, सेम करंट इसके अंदर जाएगा। ओके, तो इन तीनों में जो है I एंड I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। ओके, अब ये I अमाउंट ऑफ करंट ऊपर गया और ये इधर से गया I/2, इधर से भी गया I/2। ओके, सिमिलरली ये वाला करंट इधर गया, इधर इसके अंदर कन्वर्ट हो गया I/2, इधर गया I/2। ओके, सिमिलरली ये वाला I जो है वो भी आगे गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I/2 एंड I/2। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी इनकी, इधर से I/2 आ रहा है, नीचे से I/2 आ रहा है, ये ज्वाइन होके इधर से जो है I मिल जाएगा। ओके, ये करंट I आगे गया, सिमिलरली इधर से I/2 जा रहा है, इधर से भी I/2 आ रहा है। ओके, ये ज्वाइन होके इस वाली वायर के अंदर I अमाउंट ऑफ करंट आ गया। सिमिलरली इधर से I/2 आ रहा है, इधर से I/2 आ रहा है, ये ज्वाइन होके जो है इस वाली वायर के अंदर I अमाउंट ऑफ करंट आ गया। I प्लस I ये तीनों ज्वाइन हुए और टोटल सर्किट के अंदर फिर से 3I अमाउंट ऑफ करंट आ गया मेरा। ओके, तो सर्किट को इस तरह से हमने एनालाइज कर लिया, यहाँ पे किस पार्ट में कितना करंट जा रहा है। ओके, अब सर्किट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, अब जो है आपको केवल एक क्लोज लूप बनाना है, तो उसको आप लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालें उसके ऊपर। ओके, तो मैं मान लेता हूँ ये, अब क्लोज लूप कैसे चूज करें तो वो देखते हैं कैसे। कोई भी आप क्लोज लूप चूज कर सकते हैं, ए से स्टार्ट होके वापसी ए पे ही आना है आपको। ओके, तो मैंने ए, ओके, फॉर लूप ए से आगे बढ़ा मैं ई की तरफ। ओके, ई से बढ़े एच की तरफ, एच से बढ़े जी की तरफ, जी से बढ़े नीचे सेल की तरफ, तो जी से नीचे फिर से डायरेक्ट ए आ गया। ओके, AEHGA, तो कहाँ से AEHG फिर बैक ए पे। ओके, लेट अस से कि इसकी पोटेंशियल V है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर किरचॉफ लॉ को लगाना। ओके, तो ये डायरेक्शन है मेरी ए से ई, लूप की डायरेक्शन अब ध्यान से देखना कैसे जा रही है, ये ए से ई, पहले ए से ई जा रही है। ओके, ए से जब मैं ई पहुंचता हूं तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो प्लस का IR लिया जाएगा, I टाइम्स R प्लस का। ओके, अब बढ़ते हैं E से H की तरफ, तो ये करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो देयरफॉर I/2 टाइम्स R। ओके, प्लस का I/2R हो गया। ओके, फिर से बढ़े आगे H से G की तरफ, तो प्लस का IR हो गया ना, प्लस का IR। अब नीचे चले 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 चले, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो माइनस का V, आगे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो कैसे हो गया आपका, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे सबसे पहले
2 तो एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 यहाँ पे अपना 5, दिस इज 2IR, दिस इज IR, दिस इज 2IR इज इक्वल टू V, अंडरस्टूड। तो 5 टाइम्स IR बाय 2 इज इक्वल टू V आ गया। ओके, तो ये इतना पार्ट आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। 5IR बाय 2 इज इक्वल टू V है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट है। ओके, तो लेट R इक्विवेलेंट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, अब R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल V डिवाइडेड बाय टोटल करंट, इसी के इक्वल तो होना चाहिए। R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 3I के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं V की वैल्यू को कर देता हूँ पुट, दैट्स ऑल। ओके, तो ये आ गया R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू V की जगह मैंने पुट कर दिया 5 टाइम्स IR डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3I हो गया यहाँ पे। ओके, I से I हो गया कैंसिल, तो यानी कि 5R बाय 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इसका, 5R बाय 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो आई होप देखोगे देखने में कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा था और किरचॉफ लॉ ने कितना इजी बना दिया हमारे लिए सर्किट को सोल्व करना। ओके, तो लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, इसमें हमने सिमेट्री मेथड को यूज किया है। विदाउट सिमेट्री मेथड आप इसको नहीं सोल्व कर सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस वायर के अंदर आई जा रहा है, किस में I/2 जा रहा है। ओके, तो सिमेट्री की हेल्प लेना भी सर्किट की जरूरी है, सिर्फ किरचॉफ लॉ से आप इस तरह के सर्किट्स को सोल्व नहीं कर सकते। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे पहले सर्किट के अंदर जो है 3I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था, फिर I इधर से जो है तीनों पार्ट के अंदर I डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि सर्किट अपने आप में ये एक सिमेट्रिक है। ओके, तो ये I करंट जा रहा है, ऊपर I/2 में दोनों डिवाइड हो गए, फिर वो आपस में ऐड होते हैं करंट्स, और इस तरह से पूरे वायर के मैश के अंदर जो है हम लोग सर्किट के अंदर करंट कितना कितना जा रहा है निकाल दिया हमने। ओके, अब A और G के बीच में मुझे निकालना था, तो स्टेप क्या है, मैंने उसको अज्यूम कर लिया एक V नाम की बैटरी से मैंने कनेक्ट करा। ओके, तो अब क्या होगा कि मैंने एक अब उसके बाद एक क्लोज लूप माना AEHGA, तो A से E जाते टाइम निकाला पोटेंशियल ड्रॉप IR आया, E से H जाते टाइम I/2R आया, H से G जाते टाइम IR आया, फिर माइनस V इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो 5IR/2 इज इक्वल टू V आ गया। ओके, फिर हमने ये देखा कि अगर इसकी जगह एक रेजिस्टेंस होता R इक्विवेलेंट, ओके, इस पूरे की जगह एक ही रेजिस्टेंस तो R इक्विवेलेंट, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती, V बाय टोटल करंट के इक्वल ही तो होती ना। तो V बाय में टोटल करंट कितना है 3I, दैट्स ऑल। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय 3I, वैल्यूज पुट कर दी V की यहाँ से उठा के इसके अंदर, तो ये V की वैल्यू थी। ओके, इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दिया मैंने। ओके, तो सोल्व करा तो 5R/6 आ गई वैल्यू। दिस इज एन NCERT क्वेश्चन, ओके, जिसको आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में हम लोग एक और इसी तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। ओके बच्चों, इस बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमें इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इस थर्ड क्वेश्चन में हमें वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ओके, हर एक ब्रांच के अंदर करंट निकालना है हमें, तो देखते हैं कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके अंदर करंट का डिवीजन देखते हैं कैसे। लेट अस अज्यूम कि इस वाली सेल से I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। ओके, इससे I2 करंट ऊपर चला जाता है, बचा हुआ I1 माइनस I2 करंट नीचे चला जाता है। ओके, ये I1 माइनस I2 करंट नीचे जा रहा है, ये I1 इससे जो है I2 ऊपर जाता है। ओके, इधर से जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, I3 करंट आ रहा है, ये दोनों ज्वाइन करते हैं और I2 प्लस I3 का करंट नीचे को फ्लो करा देते हैं। ओके, इसमें से I2 प्लस I3 यहाँ तक आ रहा था, जंक्शन मिला, I1 करंट इधर वापसी चला गया, इसके अंदर करंट आ गया I2 प्लस I3 माइनस I1 का। ओके, और इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा सर्किट आपका तैयार हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर KVL लगाना है डिफरेंट लूप्स के ऊपर। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 लूप्स में हमारा काम हो जाएगा। तो अलग अलग लूप्स क्रिएट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो A पॉइंट से स्टार्ट होके मैं इस लूप को चूज कर रहा हूँ अभी। सो दिस इज माई लूप दैट आई हैव चोजन फॉर फर्स्ट। ओके, फॉर लूप ABCA। ओके, तो फॉर लूप ABCA लूप के लिए जो है सबसे पहले आप इसके अंदर KVL लगाओ। तो देखो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो 4 टाइम्स I2।
ओके। नीचे बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो प्लस का 2 टाइम्स करंट कितना जा रहा है, I2 प्लस I3। ओके, इधर बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो प्लस का 1 टाइम्स I1, नेगेटिव टर्म लाया बैटरी का पहले तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो इसको। 4 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I2 हो गया आपका 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, I1 प्लस 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, बढ़ते हैं सेकेंड लूप की तरफ अपने। तो सेकेंड लूप हम कंसिडर कर लेते हैं C से स्टार्ट होती हुई, तो ये हमने अपनी सेकेंड लूप बना ली। ओके, तो फॉर लूप CADC। ओके, तो दिस इज फॉर लूप CADC लूप के लिए जो है अब लगाओ KVL अपना। तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 1 टाइम्स I1। ओके, बैटरी का नेगेटिव टर्म लाया पहले तो माइनस का 10। नीचे बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो 4 टाइम्स I1 माइनस I2। ऊपर बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब देखो, करंट नीचे जा रहा है, लूप ऊपर जा रहा है तो माइनस का लिया जाएगा। माइनस 2 बैटरी की वैल्यू, 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ओके, सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को। तो I1 प्लस 4I1 प्लस 2I2, 2 4 5 6 और 1 7 टाइम्स I1। ओके, I2 निकालो, माइनस 4I2 माइनस 2I2, माइनस का 6 टाइम्स I2। अच्छा, I3 निकालो, माइनस 2 टाइम्स I3, 10 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 10। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, थर्ड इक्वेशन लगाने के लिए इस लूप को चूज कर लेते हैं हम लोग, थर्ड लूप को। तो ये हो गई मेरी लूप। ओके, ई एक पॉइंट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, तो EBDE के लिए। ओके, तो फॉर लूप EBDE, फॉर लूप EBD एंड EBDE लूप के लिए जो है क्या होगा, तो देखते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जो है E और B में तो कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं लगा। नीचे बढ़ते हैं BC की तरफ, तो I2 प्लस I3 करंट जा रहा है 2 ओम से, तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है ना, तो इसका मतलब प्लस का लिया जाएगा 2 टाइम्स I2 प्लस I3। ओके, नीचे बढ़े, करंट और लूप की डायरेक्शन अभी भी सेम है तो प्लस का 2 टाइम्स I2 प्लस I3 माइनस I1 आ गया। ओके, ऊपर बढ़े तो बैटरी का नेगेटिव टर्म ला रहा है पहले तो -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को। तो 2I2 2I2 4 टाइम्स I2, 2I3 2I3 4 टाइम्स I3 माइनस 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 5। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 2I1 प्लस 4 टाइम्स I2 प्लस 4 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ओके, 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई एम लीविंग दिस थिंग फॉर यू टू डू। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं I1 I2 और I3 वैल्यू का। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये किरचॉफ्स लॉ जो है हमारी हेल्प कर सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट में करंट्स को निकालने में। ओके।